तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ अपने पावर को रीटेस्ट करता है, जिसकी वजह से सभी एल्डर्स को उसके एक्सट्रीम पावर का पता चल जाता है। सभी एल्डर्स आपस में लड़ने लगते हैं ताकि वांग हाओ उनकी एकेडमी में एडमिशन ले ले, पर वांग हाओ टियानवू एकेडमी को चूज करता है, जिसकी वजह से सभी एल्डर्स अपसेट होकर वहाँ से चले जाते हैं। वांग हाओ जब अपने घर वापस आता है तो हाउस मास्टर आकर उसके डैड का ट्रेजर उसे देते हैं, साथ में वो उसे सू किंग फेंग के साथ लड़ाई का चैलेंज भी देते हैं। ना चाहते हुए भी वांग हाओ को वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है और जब वो अपने डैड का ट्रेजर बॉक्स ओपन करता है उसमें उसे 3 ट्रेजर मिलते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ फर्स्ट ट्रेजर को चूज करता है, उसकी एबिलिटी अभी शो नहीं होती है। सेकंड ट्रेजर स्वॉर्ड होता है, जिसे देखते ही वो कहता है कि ये स्वॉर्ड इमैकुलेट है। वो स्वॉर्ड को हाथ में लेकर सोचता है कि क्यों ना आज इसकी पावर को टेस्ट कर लिया जाए, और फिर वो उसे अपने हाथ में लेकर अपनी पावर को रिलीज करता हुआ एक जगह पर अटैक करता है जहाँ का एरिया फ्रीज हो जाता है। तभी वो स्वॉर्ड अपने आप एक्टिव हो जाती है और वो वांग हाओ को दूर फेंक देती है और साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगती है। उस स्वॉर्ड के ऑब्जर्विंग एबिलिटी को देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि क्या ये स्वेलिंग मैजिक वेपन तो नहीं है। तभी वो स्वॉर्ड अपने आसपास की सभी चीजों की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, उस छोटू ड्रैगन की भी। ये देखकर वो ड्रैगन कहता है कि कुछ तो करो वरना ये मुझे पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लेगा। वांग हाओ स्वॉर्ड को कैच करने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो स्वॉर्ड वांग हाओ को दूर फेंक देता है, साथ ही वो वांग हाओ पर अटैक भी कर देता है। वांग हाओ काफी मुश्किल से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिस चक्कर में उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। वांग हाओ पर अटैक करने की वजह से वो स्वॉर्ड ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करना बंद कर देता है, जिससे छोटू ड्रैगन को मौका मिल जाता है। वो स्वॉर्ड को दूर झटक देता है, जिससे वो स्वॉर्ड दीवार में धंस जाती है और वो आसपास का एरिया फ्रीज हो जाता है। वो छोटू ड्रैगन वांग हाओ से कहता है कि अच्छा वो स्वॉर्ड ने अभी स्टार्ट नहीं किया था, वरना तो हम सब आज खत्म थे। वैसे कहाँ से ढूंढ कर लाए थे तुम्हारे डैड इस किलर वेपन को। वांग हाओ फिर से उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो अभी तक अपने डैड को भी नहीं देखा। वो छोटू ड्रैगन वांग हाओ को बताता है कि सभी मैजिक वेपन 9 रैंक्स में डिवाइड होते हैं, तो ये भी एक सुप्रीम लेवल का डिवाइन है, तो पक्का 9th रैंक के आसपास का ही होगा। और इस तरीके के मैजिक वेपन अपने आसपास की स्पिरिचुअल शक्ति को महसूस करके आसमान में जाकर ऑब्जर्व करने लगते हैं कि तो इतना पावरफुल है कि मुझ जैसे ड्रैगन को भी पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, इसलिए इसे छोड़ दो, ये हार्मफुल है। पर वांग हाओ का ऐसा कुछ इरादा नहीं था, जिसे देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि तुम चाहते हो कि ये पूरा का पूरा तुम्हें ऑब्जर्व कर ले, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम इसे हैंडल कर सको। वांग हाओ की बात को मानकर स्वॉर्ड को नीचे रख देता है, वहाँ पर इस स्क्रॉल को टेस्ट करने लगता है। ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि ये स्क्रॉल तुम्हारे पास कहाँ से आया। वांग हाओ पूछता है क्यों, कुछ अजीब है क्या। जिस पे वो छोटू ड्रैगन कहता है हाँ ये डोंगटियान आई है, कहा जाता है कि ये हाई रैंक का है और ये यहाँ का नहीं है, ये ईस्टर्न विल्डरनेस से आया हुआ है। तुमने अगर इसमें लिखी हुई टेक्निक्स को प्राइमरी लेवल पर अचीव कर लिया तो फिर तुम किसी भी पर्सन की स्पिरिचुअल पावर को वो कब यूज करने वाला है पहले से ही देख पाओगे। लिटिल ड्रैगन से ये सब सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि तुम्हें लगता है कि डोंगन के अलावा भी यहाँ पर किसी और दुनिया के बारे में रिकमेंड किया गया है। फिर छोटू ड्रैगन कहता है हाँ डोंगन तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे देश निकाले व्यक्ति को रखा जाता है, किसी ने कर्ज किया था इस जगह पर। बोलते ही छोटू ड्रैगन चुप हो जाता है, तो वांग हाओ से आगे पूछता है, पर छोटू ड्रैगन आगे कुछ नहीं बताता, बस इतना कहता है कि डोंगटियान की पावर की वजह से भले ही तुम अरीना में जीत ना पाओ, लेकिन तुम मैच को टाई जरूर कर सकते हो। ये सुनकर वांग हाओ कहता है सिर्फ टाई, मैं तो उन्हें फेल करना चाहता हूँ, और फिर वो काफी गुस्से में नजर आता है। नेक्स्ट डे अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग मौजूद होते हैं वांग हाओ और सू किंग फेंग की फाइट देखने के लिए। हाँ सू मोया और सू यंग भी होता है। सू यंग अपनी बहन से कहता है कि मैंने फादर को बोला है कि उसे जान से ना मारे, हमारे लिए छोड़ दे, मैं उसे तब तक टॉर्चर करूंगा जब तक कि तुम्हारा गुस्सा शांत ना हो जाए। सू मोया उसकी बातों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेती है। तभी वॉर ड्रम को बजाया जाता है और अनाउंसमेंट की जाती है कि वांग हाओ और सू किंग फेंग की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ एल्डर सू किंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि वांग हाओ से कहते हैं कि मैं तुमसे ओल्ड हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ मुझ पर अटैक करने का। तो वांग हाओ काफी पोलाइटली उन्हें मना करते हुए कहता है कि नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूँ, तो मैं आपको 10 मौके देता हूँ पहले अटैक करने का। पर सू किंग फेंग कहता है कि क्या तुम मुझे कम समझ रहे हो, मेरी पावर तुमसे काफी ज्यादा है, तो मैं पहले तुम्हें 3 अटैक करने का बोल रहा हूँ। तो वो ऐसी बकवास कर ही रहा होता है कि वांग हाओ आता है, उसे थप्पड़ घुसा लात जड़ देता है। बेचारा लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे संभलता है, उसे तो इस अटैक की उम्मीद ही नहीं थी कि वो वांग हाओ को बोलेगा और वांग हाओ ऐसे ही उसे आकर पीट देगा। वांग हाओ काफी कैजुअली कहता है कि आपके दिए हुए 3 अटैक मैंने आप पर कर दिए, अब हम फाइट स्टार्ट कर सकते हैं। सू किंग फेंग काफी गुस्से में वांग हाओ को कहता है कि अभी जो तुमने अपनी हरकतें दिखाई है उसकी वजह से तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और फिर वो अपनी पावर को रिलीज करता हुआ स्वॉर्ड निकाल कर वांग हाओ पर अटैक करने जाता है। वांग हाओ के अटैक से डॉज करता हुआ उस पर रिवर्स अटैक कर रहा होता है, लेकिन सू किंग फेंग की पावर ज्यादा होने की वजह से वो काफी इजीली वांग हाओ के अटैक्स को रिजेक्ट कर देता है। वांग हाओ सू किंग फेंग की स्वॉर्ड को अपनी पावर की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपने ट्रिक्स मूव को यूज करता हुआ अपनी स्वॉर्ड को अलग कर लेता है, जिसके बाद वो वांग हाओ पर स्वॉर्ड से लगातार अटैक करता है। पर वांग हाओ अटैक को डॉज करता हुआ स्काई पाम यूज करता है। वांग हाओ के इस अटैक को सू किंग फेंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोकता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है और हमारा वांग हाओ डिसबैलेंस होकर गिरने वाला होता है, खुद को जैसे तैसे संभालता है। सू किंग फेंग जब वांग हाओ की ऐसी पावर को देखता है तो वो सोचता है कि इस
बच्चे के पास इनर स्ट्रेंथ ज्यादा ही है, क्योंकि ये अभी सिर्फ अपनी फर्स्ट लेयर पर है की गैदरिंग की, और ऐसे बच्चे को ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहना चाहिए और फिर वो अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है। ये देखकर ताई कहता है, जो कि मैच देख रहा था, कि सू किंग फेंग ने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा था। ये अच्छा नहीं है वांग हाओ के लिए, क्योंकि सू किंग फेंग अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके की हाई रियल्म तक पहुंच चुका है। ये सुनने के बाद यह काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है इसका मतलब वांग हाओ अब नहीं बच पाएगा। ये सुनकर ताई कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुसीबत 1000 सालों तक पीछा छोड़ देगी? वैसे भी वांग हाओ भी ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि आइज ऑफ द स्काई की पावर को यूज करके पता लगा लेता है कि सू किंग फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से अब कौन सा अटैक करने वाला है। तो सू किंग फेंग की अटैक को लास्ट मोमेंट में डॉज कर लेता है, और ऐसे ही वो सू किंग फेंग की काफी सारे अटैक्स को लास्ट मोमेंट पे डॉज करता है, जिसे देखकर सू किंग फेंग कहता है कि ये मेरे किलर मूव को कैसे डॉज कर सकता है। वांग हाओ, जो कि काफी मुश्किल से उसके अटैक से बच रहा होता है, सोचता है अपने मन में कि अगर ये आइज ऑफ स्काई की पावर उसके पास नहीं होती तो वो अब तक मर चुका होता, क्योंकि ये आदमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत देर तक डॉज करने के बाद वांग हाओ एक अटैक करता है, जिसे सू किंग फेंग काफी इजीली रोक कर वांग हाओ को दूर झटक देता है, जिसे वांग हाओ जैसे तैसे संभलता है। उसके दुश्मन तो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वांग हाओ घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर सू किंग फेंग कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है, और वो अपने स्वॉर्ड से जैसे ही उस पर अटैक करने जाते हैं, बाकी सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर यहाँ वांग हाओ को दिखाया जाता है, जो कि एक स्माइल के साथ आइस स्वॉर्ड निकाल लेता है और उससे उसके अटैक को रोकता है। दोनों की स्वॉर्ड टकराने की वजह से काफी सारा ऑरा निकल रहा होता है। यहाँ जिया जब ये सब दिखती है तो खुश हो जाती है। आइस स्वॉर्ड, जो कि 9th रैंक का एक मैजिकल वेपन था, वो सू किंग फेंग की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। और यहाँ वांग हाओ कहता है कि मैं रिंग में कूदने की हिम्मत कर सकता हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा होगा? ये बोलते ही वो अपने अटैक की एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसके बाद वहाँ पर सारी चीजें फ्रीज होने लगती है और एक धमाके के साथ सू किंग फेंग फ्रीज होकर दूर गिरता है। अपने डैड को सिचुएशन में देखकर सू यंग फिर से वांग हाओ पर अटैक कर देता है, पर वांग हाओ 2-4 मूव्स में ही उसे झटक देता है। इधर सू किंग फेंग वांग हाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी स्पिरिचुअल पावर को खत्म करने की? जिस पे वांग हाओ कहता है, जैसे मेरी स्पिरिट सीड को खत्म किया गया था, वैसे ही तुम्हारी सूक फैमिली ने जितना मुझे बुली किया है, जितना ह्यूमिलेट किया है ना, मुझे कुत्ते से भी बदतर ट्रीट किया है। अब टाइम आपका आ गया है ये जानने का कि स्पिरिचुअल सीड के बिना कैसा वेस्ट फील होता है। अपने और अपने डैड की बेइज्जती होते हुए देखकर सू मोया अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहती है, वांग हाओ क्या तुम्हें मरना है? वांग हाओ टेंशन में आते हुए कहता है कि एक बार ट्रबल में पड़ते हुए तुम दोबारा उसी चीज को दोहराना चाहोगी? तुम्हारे फादर, जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तुम कुछ कर पाओगी क्या? ये सुनना था कि सू मोया समझ जाती है कि वो उससे नहीं जीत सकती। वांग हाओ वहाँ से जाने लगता है, तो जिया आकर उसे गले से लगा देती है, क्योंकि वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। उन सबके वहाँ से जाने के बाद सू यंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में कहता है कि अगर मैंने अब तुमसे इस चीज का बदला नहीं लिया ना, तो मैं इंसान नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांग हाओ जब घर पहुंचता है तो उसे जाओ बाई का एक लेटर मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जब तुम्हारी स्पिरिट सीड एक्टिवेट हो चुकी है और तुम्हें वो आइस स्वॉर्ड भी मिल चुकी है, तो अब ये मेरा टाइम है कि मैं अपनी चीजें कंप्लीट करके आऊँ। तो तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक कि तुम स्ट्रॉन्ग ना हो जाओ। मैं तुमसे जल्द मिलने आऊंगा। वापस आने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताऊंगा। वांग हाओ ये लेटर पढ़ने के बाद थोड़ा सा सैड होता है। तभी वहाँ जिया आती है और वो कहती है, ब्रदर वांग हाओ, आपको बैग्स पैक कर लेने चाहिए, अब हम यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं। वांग हाओ भी इस चीज के लिए तैयार होता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।